एक बार फिर से आपके सामने फिनजी लैब आपके सामने एक फाइनेंशियल वीडियो लेके आया है, जो कि बड़ी अच्छी फाइनेंशियल वीडियो है। ये एक यंग ऑडियंस पे नहीं होगी, ये एक मेच्योर ओल्ड ऑडियंस पे होगी, जो जिनके पास एक बहुत अच्छा फंड बचा हुआ है और किस तरह से वो अपने एसेट बना सकते हैं। अब इसमें दो लोग आते हैं मेरे हिसाब से। पहले लोग वो आते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन गए हैं और उनको कंपनी वालों ने एक अच्छा खासा फंड दिया है, और ये बेस्ड होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप कितना बड़ा फ़ंड लेते हैं। और दूसरे लोग जो आते हैं वो हैं रिटायरमेंट वाले लोग। आफ्टर द 60 के बाद रिटायर्ड होते हैं, और रिटायरमेंट करने के बाद आपको पता नहीं होता कि आप क्या करेंगे और आप बोरियत फील करते हैं। तो मेरे पास दो स्टोरीज हैं आपके लिए सुनाने के लिए। जो स्टोरी मेरे दिल के करीब है वो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, विच इज़ माई स्टोरी ऑफ ग्रैंड फादर। उन्होंने अपना गेम चेंज किया आफ्टर रिटायरमेंट, और वो रुके नहीं, और उन्होंने फाइनेंस में कदम रखा और किस तरह से उन्होंने सक्सीड किया, ये उनकी स्टोरी है। और जिस तरह से उन्होंने एसेट पूल बनाए और एक एनुअल इनकम उन्होंने अचीव की बाय डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, और जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्टिव रहे और उनको काफ़ी काफ़ी बीमारियों से दूर रहे, जो कि लोगों का अक्सर हो जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। अगर मैं एक दूसरी कहानी बताऊं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और अमेरिका में वो उनका बहुत बड़ा नाम है। ये पहले एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और ये पढ़ाते थे, और इवन के ये रिक्रूट भी करते थे फिजिसिस्ट, बाकी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के बंदे इन द वॉल स्ट्रीट। तो उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने गेम चेंज किया। ये एक नए इन्वेस्टमेंट तरीके से लेके आए, और उन्होंने बताया कि हेज फंड्स क्या होते हैं। इवन दो इनका क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ये था, इमोशनल नहीं थे, और ये सिस्टमेटिकली रिटर्न्स लेते थे इन फ्रॉम द मार्केट। अगर इनकी आरओआई की बात करूं तो इनकी आरओआई 39% है आफ्टर द फीस, और अगर मैं कंपेयर करूं विद द वॉरेन बफेट तो उनकी आरओआई इज़ 19.8, और यू कैन से एज 20%। अगर मैं पोर्टफोलियो साइज़ को लेकर चलूँ, विच इज़ 1 मिलियन रुपीज़, और आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि 1 मिलियन लेना है या 1 मिलियन से ज़्यादा लेना है, तो आप देख सकते हैं। मैंने कुछ रेट फ़िक्स किए हैं, और ये मैंने जानबूझ के रेट फ़िक्स किए हैं कि आप या मैं जैसे लोग इमोशनल हैं, हम लोग ठीक है, इमोशन में बह जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता कि किस वक्त एग्जिट आउट करना है, और एग्जिट आउट प्लान हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, चाहे वो शार्क टैंक इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो, या इवन के वो पाकिस्तान हो, जितने भी शार्क्स होते हैं वो हमेशा एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं। और यही चीज़ हमें कंपनीज में स्टॉक मार्केट में भी लगानी है कि हमें एग्जिट स्ट्रेटजीज ढूंढनी है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग एक लूप होल में फंस जाएंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, और इसकी वजह से हम लोग लॉस इकर करेंगे। जिसकी वजह से मैंने कैलकुलेटेड आरओआई लिया है ऑफ 2026 का, विच इज़ 30 to 35%। अब मैं क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने 5 सेक्टर्स को एनालाइज किया है, उसके बेसिस में मैंने 30 to 35% लिया है। और यहाँ पर मैं मॉडरेट रिस्क ले रहा हूँ, ना मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ ना मैं डिफेंसिव जा रहा हूँ, मैं मॉडरेट स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट मॉडरेट लेवल पे जाएगी, मार्केट नॉर्मल पैटर्न पे जाएगी, ना मार्केट बूम करेगी ना मार्केट में क्राइसिस आएगा। और अगर मैं 2027 एंड 2028 का मैं रेट देखूँ, हाँ रेट डिप ज़रूर है 25 to 28, बट अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो ये रेट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसी कांस्टेंट स्पीड से गया, कोई साल में 30 to 35 हुआ, कोई साल में 25 to 28 हुआ, और कंपाउंडिंग की वजह से और डिविडेंड की वजह से और एक कंटिन्यूस इनकम की वजह से मैं इन द एंड एक अच्छा पोर्टफोलियो और एक अच्छा मैं सोर्स ऑफ द इनकम बना सकता हूँ। अगर मैं आपके पास मैं ये 5 सेक्टर्स रखूँ और इन 5 सेक्टर से मुझे क्या क्या रिटर्न आ रहा है, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न आपका फर्टिलाइज़र दे रहा है। फर्टिलाइज़र क्यों दे रहा है ये समझें आप, क्योंकि यूरिया हमें हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्रॉप्स चाहिए, और क्रॉप्स इज़ अ बेसिक नीड। भी पूरी दुनिया में कोलैप्स आया हुआ है ड्यू टू वॉर सिचुएशन ऑफ यूएस ईरान। और यहाँ यहाँ पर मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा
कि मैं फूड सप्लाई पे इन्वेस्ट करूँ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एज अ फर्टिलाइज़र मुझे ज़्यादा इन्जॉय मिलेगा कि मुझे ROI ज़्यादा मिले, 40 to 45 रिटर्न मिले। दूसरी चीज़ मैं ये देखूँगा कि बैंक्स के बारे में। अब बैंक्स के बारे में रिसेंटली स्टेट बैंक ने रेट बढ़ाया अपना, 10.5% था और अब वो 11.5% हो गया है। जब स्टेट बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, वहीं से ही बैंकिंग कमाना स्टार्ट करेगी, और बैंकिंग इसी तरह से कमाती है। और अगर मैं वो मैक्सिमम रेट हो जाए तो वो हेज कर देती है, और हेज करके भी वो कमाती है। तो बैंकिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका कोलैप्स में भी वो अच्छा रिटर्न देती है, और अगर बूम पे है तो तब भी अच्छा रिटर्न देती है। और अगर मैं 5 to 7% डिविडेंड ईल्ड की बात करूँ, विच इज़ अ गुड डिविडेंड ईल्ड, मगर हमें एक अच्छा ROI भी मिलेगा, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज भी होगी इन द बैंकिंग फॉर्म। सो मैं बैंकिंग सेक्टर को भी इन्वेस्ट करूँगा बैंकिंग सेक्टर में। तीसरा सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है मेरे लिए, वो है ऑयल एंड गैस कंपनी। अब ऑयल एंड गैस कंपनी में वो कंपनीज लेना जो कि ऑयल एंड गैस निकालती हैं, ठीक है, और दूसरी कंपनीज को बेचती हैं। मैं वो कंपनीज की बात नहीं कर रहा जो ट्रेड करती हैं, मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो प्रोड्यूस करती हैं, जो आपकी अर्थ से निकालती हैं। जैसे आपके ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड या PSO, इन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं इन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी देखूँगा कि पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस कहाँ से निकल रहा है। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो नेशपा एक सेक्टर है जहाँ से इन पेशावर, जहाँ से ऑयल एंड गैस निकलेगा, ठीक है, आगे जाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको मैं देख रहा हूँ कि एक, मैं इसकी वजह से मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, और ये अच्छा ROI देंगी, और इनका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा होता है अगर मैं बैंकिंग से कंपेयर करूँ। इसके अलावा मैं अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में मैं नॉर्मली IT एंड टेक कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा। अभी तो IT एंड टेक कंपनी का इतना कोई चार्म नहीं है इन द पाकिस्तान, बट दे आर टेक कंपनीज जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। और इसमें से एक बंदा है नदीम हुसैन करके, उसने फिनटेक और टेक कंपनीज में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। उससे हमें लर्न करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज़ को हमें कॉपी करना चाहिए इन IT एंड टेक, जो हम लोग करेंगे आगे। और आखिरी जो शेयर है वो जो है इंश्योरेंस शेयर। अब मैं इंश्योरेंस की क्यों बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो SECP से रिफॉर्म से कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी में इतना हाई और इतना लो आता नहीं है। इट इज़ अ म्यूचुअल फंड ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसकी वजह से मैं इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा टू मेक श्योर कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। अगर मैं यहाँ पर आपको बाकी बैंक्स के रेट दिखाऊँ जो कि टॉप 5 बैंक्स हैं ऑफ पाकिस्तान, जिसमें UBL, नेशनल बैंक, मिज़ान बैंक, HBL एंड MCB आते हैं। तो अगर मैं इनके रेट दिखाऊँ तो सबके ग्रोथ रेट अच्छे हैं सिवाय MCB के और मिज़ान के। बट MCB थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, माना मैंने, बट इन द एंड वो अगर ROI और उनका डिविडेंड देखें तो काफ़ी बेहतर है। अगर मैं मिज़ान की बात करूँ तो मिज़ान इज़ अ प्रीमियम स्टॉक, और उसमें थोड़ा सा डिप दिखा है मुझे, बट इट इज़ अ प्रीमियम। सो इसकी वजह से आपको ROI और उसका डिविडेंड भी दिखेगा, और मिज़ान में आपको दिखेगा कंटिन्यूस ग्रोथ। हालांकि अगर आप UBL और HBL की बात करेंगे तो ये एक अच्छे बहुत बड़े स्टॉक्स हैं। इवन के नेशनल बैंक, ये तीनों स्टॉक आपके अंडर रेटेड स्टॉक हैं ऑफ द बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग पहले इतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी, अब जाके प्रॉफिट रन पर आई है। तो हो सकता है ये साल बैंकिंग का बहुत अच्छा हो, सही है। तो ये रेट्स हैं, इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग बैंकों में पैसे रखते हैं, सही है, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो बैंकिंग की ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि स्टेट बैंक 5% कर रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो लोग सेविंग के तौर पे बैंकिंग में पैसा रखेंगे, चाहे वो डिपॉजिट में रखें या TDR खुलाएं या आप सेविंग बैंक खुलवाएं। तो बैंकिंग में आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये, मैंने ग्रोथ की बात की थी अबाउट 5 to 7% डिविडेंड बैंक दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 3.75 till 4.75 ये ग्रोथ रेट है ऑफ
2026 का ऑफ जीडीपी का। अगर जीडीपी से ऊपर का ग्रोथ रेट कोई डिविडेंड दे रहा है तो इट इज़ अ गुड डिविडेंड। तो ओवरऑल ये मेरी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, और अगली वीडियो सून आएगी। और ये एक पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का शुरुआत हो रही है। प्लीज़ इन्वेस्ट करें और प्लीज़ देखें ताकि आपको फ्यूचर स्टॉक्स भी पता चलेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए बाय।